हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग जुलाई का एपिसोड कर रहे थे और जो हमारा मासिक बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर हमारे चल रही है, इस सेशन को आज पुनः हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सेशन में आज हम लोग देखें, जैसा कि कल हमने बताया था कि जुलाई सेशन एक लंबी हम सेशन लेके आ रहे हैं और इस जुलाई सेशन में लंबी सेशन में जुलाई और अगस्त के कुछ पार्टों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चूँकि ये सेशन कल से हमने जुलाई सेशन को स्टार्ट किया है और इस सेशन में हम आगे देखने वाले हैं। बिना देर किए हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ आप इसे अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, आपको एक भूमिका मिलेगी, इसके एक बहुत बड़ी आपका लाभ मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि कचरा को कंप्रेस्ड गैस में बदलने के लिए कैबिनेट ने बिहार बायो फ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दिया है। ध्यान देंगे, कचरा को कंप्रेस्ड गैस में बदलने हेतु कैबिनेट जो है वो बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो है इसे उन्होंने अप्रूवल दे चुका है और इसकी पहली इकाई स्थापना करने पर अनुदान जो है सरकार दे रही है, जिसमें प्लांट और मशीनरी की लागत को लगभग 15% यह और अधिकतम 5 करोड़ रुपया तक सरकार जो होगी इसको अनुदान के रूप में देगी। वहीं अनुदान अभी एथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 जो है इसके तहत लगभग 100% इथेनॉल उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन के रूप में सरकार देने का लक्ष्य प्रदान किया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तथा अति पिछड़ा वर्ग की बात करें, महिला, दिव्यांग, शहीद के विधवा और एसिड अटैक पीड़ित जो हैं उन्हें और थर्ड जेंडर उद्यमियों की स्थिति में पूंजीगत अनुदान प्लांट और मशीनरी की लागत का लगभग 15.75 यानी 15.16% और अधिकतम 5.25 करोड़ रुपये अनुदान देने की बात किया गया है। तो ये दोनों यदि देखा जाए तो यह कल्याणकारी गतिविधि हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसके तहत ये सभी को भिन्न भिन्न प्रकार से उनके प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि वो कार्य करने में अपने आप को सकारात्मक महसूस करेंगे तथा देश के और राज्य की जो आर्थिक नीति है उसमें वो अपने सहभागिता को आगे बढ़ाएंगे। इस नीति में देखे जाए तो चिटफंड जो कंपनियां हैं उनकी धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए बिहार जो है अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को लॉन्च किया है और ये स्वीकृति भी दे दी गई है। वहीं केंद्र सरकार की यदि बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा यह बनाई गई जो अविनियमित जो निक्षेप स्कीम है पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत बिहार में नियमावली 2023 को अपनाने का प्रस्ताव स्वीकृति मिल चुका है। वहीं बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार का हरित आवरण की बात किया जाए तो क्षेत्र लगभग 9% ही रह गया है, जो ग्रीनरी में है, या कह सकते हैं पेड़ पौधा वाला क्षेत्र जो है वह केवल बिहार का 9% ही बचा रह गया है। हरित आवरण क्षेत्र की बात करें तो हरित आवरण क्षेत्र बढ़ाने के लिए लगभग 2012 से बिहार सरकार जो है पौधारोपण को आगे बढ़ा रही, पौधारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही। उसके बाद 2019 में जैसा कि आपने देखा होगा कि जल जीवन हरियाली बिहार सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई, जो चंपारण के चंपापुर गांव से इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। इसका मुख्य कार्य है कि पेड़ पौधे से हरा भरा राज्य को बनाए रखना, चाहे कह सकते हैं जैसे हमारा नहर हुआ, आहर हुआ, पईन हुआ, ये सभी को उड़ाही करना, जिससे कि जल संरक्षण के साथ साथ जो हमारा वायुमंडल में जो पर्यावरण जो गतिविधि है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एमिशन जो है इसको कम करना, पौधारोपण को आगे बढ़ाने का ये मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार का ये है। और इसको लेकर के राज्य सरकार हरित आवरण क्षेत्र को अब तक लगभग 15% बिहार में हो चुका है। और चूँकि आपको पता होगा कि 0% पौधा आपको जहानाबाद जिला में प्राप्त होता है, तो इस बार देखा जाए तो 4 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 17% हरित आवरण क्षेत्र करने का सरकार का लक्ष्य है, जो अभी हम 15% तक आ चुके हैं। और बिहार और झारखंड को अलग होने के बाद देखा जाए तो अभी बिहार के पास मात्र 9% हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्षेत्र बचा हुआ है। देश के 14 राज्यों की केंद्र से मिले पूंजीगत जो व्यय हुआ है, देश के 14 बड़े राज्य जो हैं केंद्र से जो भी उनकी पूंजीगत जो व्यय पूरा खर्च करने के लिए नाकाम रहे हैं। वहीं ऊंची ब्याज दरों पर देखा जाए महंगाई से जूझ रहा है, तो इससे कि बाज़ारों की जो बूस्ट देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यों में वित्त वर्ष 2022-23 में यदि देखा जाए तो लगभग 7.49 लाख करोड़ रुपया पूंजीगत खर्च का लक्ष्य रखा गया था। वहीं यदि देखा जाए तो मध्य में सिर्फ देखा जाए तो 5.71 लाख करोड़ रुपया ही खर्च हुए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कुल लक्ष्य का लगभग 76.2%। बेहतर प्रदर्शन में कर्नाटक पहले स्थान पर है, वहीं बिहार की बात किया जाए तो ये दूसरे नंबर पर है। तो कर्नाटक के लक्ष्य का लगभग 130% और बिहार जो है 100.05% अभी तक खर्च किया है। तो ये इस योजना में भी इस गतिविधि को देखा जाए तो बिहार इस पर अच्छे से कार्य किए हैं।
नीति आयोग के यदि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखें, जिसको MPI बोलते हैं, तो इसमें 2023 के जो रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया है कि 2015-16 में देश में लगभग 24.85% गरीब थे। यानी मल्टी डायमेंशनल मतलब होता है विभिन्न क्षेत्रों में वो गरीब थे, जो 2019-20 में घटकर यह 14.96% पर आ गया है। तो बिहार में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा गरीबी घटी है, लगभग 18.13% बिहार में गरीबी घटी है। लेकिन अभी भी यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब हैं, लगभग 34% अभी भी बिहार में गरीबी है। और देश में देखा जाए तो 2.06% शिशु मृत्यु दर हुआ है, वहीं बिहार में सर्वाधिक 4% मृत्यु दर हुआ है। तो बिहार में पिछले सर्वे में 39.86% घरों में बिजली नहीं थी, लेकिन 4 साल में बहुत तेज़ी से हम बढ़े हैं और अब लगभग बिहार में 3.67% घर ही ऐसे हैं जहां पर बिजली अभी भी नहीं है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो पिछले 4 साल से 5 साल में बिहार भी अपनी जो विकास की एक जो सीढ़ियाँ होती है, इस सीढ़ियाँ को उन्होंने बहुत तेज़ी से आगे बखूबी आगे बढ़ा है। और बहुत सारी गरीबी जैसे नीति, जो गरीबी जैसे जो सामाजिक अवसंरचना कह सकते हैं जो समस्याएं थी, इससे कहीं ना कहीं बिहार आगे निकला है। राज्य में झील की बात की जाए तो राज्य में झील को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग जो है, इसको लेकर बहुत तेज़ी से कार्रवाई शुरू किया है। राज्य के 4 आर्द्रभूमि हैं, जैसे उदयपुर झील है ना, उसके बाद विक्रमशिला डॉल्फिन आश्रयनी है, गोगा बिल के नाम सुना होगा, और गोकुल जलाशय, ये सभी को रामसर साइट घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। वहीं किसी भी स्थल को रामसर साइट घोषित करने के बाद उस क्षेत्र का रखरखाव करने का तथा उसकी आधारभूत संरचना जो होती है उसके विकास करने का तथा प्रकृति संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसके द्वारा वहाँ पर फिनांस दिया जाता है, यानी कह सकते हैं वित्त पोषण किया जाता है। बिहार में यदि देखा जाए तो बिहार में कजरा एक जगह है, तो कजरा में लगभग 185 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट लगाया गया है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं बैटरी स्टोरेज प्लांट होगा। वहीं इसके निर्माण पे लगभग 1700 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। तो बिहार स्टेट पावर जो जनरेशन हमारा कंपनी, इसके मुताबिक बताया गया है कि कुल जो हमारा बिजली उत्पादन होगा उसका 20% स्टोरेज किया जाएगा, और इस बिजली की जो सप्लाई होगी वह पीक आवर के दौरान लगभग 6 से 11 बजे तक दिया जाएगा। इस समय राज्य में सबसे अधिक बिजली की मांग रहती है। इसके लिए बैटरी स्टोरेज प्लांट लगाने का निर्णय भी लिया गया है। इसी साल दिसंबर से काम शुरू हो गया है, जो जून 2025 तक ये काम को पूरा करने की बात किया जा रहा है। बिहार में बाढ़ और सूखा से निपटने के लिए, जैसा कि हमारा बिहार 2 भागों में बटा हुआ है, गंगा के इस तरफ और गंगा के उस तरफ, तो गंगा के यदि उत्तरी इलाका को देखते हैं तो बाढ़ग्रस्त इलाका है, वहीं दक्षिणी क्षेत्रों की बात की तो सूखा इलाका है। तो बिहार में बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए नदियों के जोड़ने की योजना बनाई गई है, जिसमें गंगा, बागमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, छाड़ी, नून, दाहा नदी, ये सभी जो नदियां हैं इनके 5 चैनलों में जोड़ा जाएगा। इन चैनलों को जोड़ने के लिए लगभग 900 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल की खुदाई किया जाएगा, और नदियों को आपस में जोड़ने के बाद लगभग 7 लाख हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई करने के लिए ये सालों भर यानी 12 महीना वहाँ पर पानी पहुँचाई जाएगी। इसमें पहला हम लोग पढ़ रहे हैं गंडक छाड़ी गंगा लिंक योजना, पहला नाम है। इस योजना के तहत छाड़ी नदी के पानी को गंगा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा, मतलब ट्रांसफ़र किया जाएगा, और इससे फ़ायदा होगी गोपालगंज को, सिवान को, है ना, सारण जिला, ये सभी के लोगों को जो होगा इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। वहीं बागमती नदी की बात किया जाए तो बागमती नदी में हम देख सकते हैं, तो वहाँ पर कहा गया बागमती बूढ़ी गंडक लिंक योजना को बिहार सरकार ने बनाया है। इसके तहत देखिएगा तो बागमती नदी के अलावे या बागमती नदी में जो अतिरिक्त जो जल आती है, इसको शिवहर के पिपराही प्रखंड के बेलवा स्थल जो है, वहाँ से बेलवा मीनापुर लिंक चैनल के माध्यम से इसे मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक में इसको प्रवाहित किया जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं चैनल के माध्यम से इस जल को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ग्रस्त की पानी को सूखाग्रस्त जो बिहार का इलाका है यानी दक्षिणी बिहार का जो इलाका है वहाँ तक पहुँचाने की बात हो रही। इससे क्या होगा कि शिवहर और मुजफ्फरपुर के अलावा पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर जिला को सीधा इससे प्रॉफिट मिलेगा, और इससे लगभग देखा जाए तो 1.35 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होगी लगभग। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं। इसके द्वारा नदी जोड़ो योजना, जो कि
आप अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय इस योजना को लाया गया था और उस समय 2-3 चीज़ योजना जैसे स्वर्ण चतुर्भुज योजना थी, नदी जोड़ो योजना थी। तो यह योजना जो थी एक कह सकते हैं बहुउद्देशीय वो योजना है जिसके तहत बहुत सारी जो सामाजिक और धरातलीय स्तर पर जो चुनौतियाँ हैं, ये चुनौतियाँ से निपटने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। तो ये सभी जो रहे छोटे-छोटे योजनाएँ जो बिहार सरकार के द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही है और इधर जुलाई तक जो योजनाएँ हुई है, इसमें और एक एपिसोड और लेके हम आएँगे जिसमें पूरी कंप्लीट हम जुलाई को कंप्लीट करेंगे। तो फिर हम इस एपिसोड को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।